नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज खबरदार आपके लिए सीधे कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से, जो कि केंद्र बिंदु है समूचे देश की सियासत का। आज बंगाल की खबरें तो होंगी, लेकिन इसके साथ साथ और भी तमाम खबरें होंगी। हम आपको जल्दी से इन तमाम खबरों को खबरदार के लेंस से दिखा देते हैं, क्योंकि बंगाल में खासकर किस तरीके से नारे एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, नारों का खेला जिस तरीके से हो रहा है, उसका विश्लेषण हम आपको सीधे तौर पर दिखाएंगे। बंगाल में अब की बार किसके नारे बाउंड्री पार होंगे और कौन बड़ा स्कोर बनाएगा, ये बड़ा ट्रेंडिंग सवाल है। चुनावी नारे एक तरह के वाहन होते हैं जिन पर नेता अपनी चुनावी यात्रा करते हैं। ममता बनर्जी खेला होबे के नारे पर बंगाल चुनाव में राजनीतिक यात्रा कर रही हैं, लेकिन आज पीएम मोदी ने खेला होबे पर खेल कर दिया। दीदी और मोदी के बीच नारों और वादों की ये लड़ाई आपको देखनी चाहिए। साथ में बीजेपी उम्मीदवारों की नई लिस्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें टीवी वाले श्रीराम की एंट्री हुई है। आज से ठीक एक साल पहले का दिन याद कीजिए। कोरोना संक्रमण की चिंता बढ़ रही थी, लॉकडाउन की नौबत आ गई थी। एक बार को ये लगा था कि ये कुछ दिन की मुसीबत है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज एक साल बीतने के बाद भी कोरोना गया नहीं है। आजकल लोग बेफिक्र हैं, मानकर बैठे हैं कोरोना तो गया। इस चक्कर में भीड़ भाड़ में भी मास्क नहीं लगाते और ऐसी लापरवाही के बीच कोरोना वायरस की दूसरी पारी शुरू हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर कितनी भयानक है, ये आज देखना बहुत जरूरी है। हम आम लोगों के साथ साथ नेताओं की लापरवाहियों को भी स्कैन करेंगे। ये कोरोना की नई लहर का सीरियस विश्लेषण है, आप भी इसे सीरियसली लीजिएगा। संकट काल में वैक्सीन की बर्बादी बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि देश में 6.5% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह बर्बादी सबसे अधिक है। ऐसे में हमने वैक्सीन की बर्बादी का विश्लेषण किया है पूरे भारत के लिए। यह रिपोर्ट एक अलार्म है और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज संसद में जानकारी दी है कि अगले एक साल में मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। टोल प्लाजा हट जाएंगे, जीपीएस के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। हाईवे पर चढ़ने और उतरने का रिकॉर्ड जीपीएस के जरिए दर्ज होगा और पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से देने होंगे। इसके लिए जीपीएस इमेजिंग तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब सबसे पहले हम बंगाल चुनावों की बात करेंगे। बंगाल चुनावों में जिन नारों का प्रयोग किया जा रहा है उसकी बात करेंगे, क्योंकि अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब भी जय श्री राम बोला तो ममता बनर्जी कुछ न कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे देती थी जिसका राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया जाता था उनकी विरोधी पार्टियों के द्वारा। लेकिन टीएमसी लेकर आई खेला होबे, जिसके जवाब में बीजेपी परिवर्तन का नारा लेकर आई। लेकिन इस सब के बावजूद लग ऐसा ही रहा है कि खेला होबे का नारा ही सबसे ज्यादा कैची रहा, सबसे ज्यादा लोगों की जुबान पर चढ़ा। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने जब एक रैली को संबोधित किया तो वहां पर इस खेला होबे के नारे के साथ कैसा खेल किया है, जरा सबसे पहले वो देखिए। बंगाल में जो चुनावी स्लोगन सबसे हिट है, उसे पीएम ने ऐसा पकड़ा और उस पर ऐसा खेला कि दीदी का ये सुपरहिट स्लोगन उन पर ही उल्टा पड़ जाए। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे। यानी पीएम ने दीदी के उस स्लोगन को खारिज कर दिया। इस स्लोगन के सहारे ही दीदी बंगाल में बीजेपी से लड़ रही है और अपने लोगों में बीजेपी से टकराने का जोश भर रही है। ये खेला होबे बंगाल में इतना पॉपुलर हो गया है कि हर कोई इसे गा रहा है, हर जगह ये बज रहा है। कुछ कोई भी हो और पार्टी कोई भी हो, यही स्लोगन चुनावी हथियार बन गया। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले अस्पताल होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले स्कूल होबे। दीदी स्कूल होबे। दीदी के खेला होबे को पीएम ने ट्विस्ट दिया है, लेकिन जब खुद पीएम बोल रहे हैं तो खेला होबे कितना हिट है इसे समझा जा सकता है। ये नारा
जय श्री राम के उस नारे की टक्कर में टीएमसी लाई थी, जिस नारे से बीजेपी बंगाल में हिट हुई और जिससे दीदी बहुत चिढ़ती थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। কে বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। जय श्री राम के नारे की काट दीदी ने मंच से चंडी पाठ और मंदिर दर्शनों से निकाली। पीएम आज यही याद दिलाने से नहीं चूके कि दीदी ये सब क्यों कर रही हैं। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में ऐसे डायलॉग्स और एक दूसरे पर हमले वाले स्लोगन की बंगाल चुनाव में कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक नारों से एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। চাইনা চাইনা, তোমরা বড় পেছনে যারা আছে, চাইনা চাইনা, চাইনা চাইনা, বিজেপি কে বিদায় দাও, বিজেপি কে বিদায় দাও। 2 मई दीदी যাচ্ছে, 2 मई दीदी যাচ্ছে, 2 मई दीदी যাচ্ছে, আসল পরিবর্তন আছে। असल परिवर्तन का नारा बंगाल में पीएम ने दिया है। पीएम खुद अपनी रैलियों में बंगाल में वो नारा लगवा रहे हैं, जिससे दीदी के खेला होबे को करारा जवाब मिले। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी। इस बार भय नहीं, सिर्फ जॉय, भय नहीं, सिर्फ जॉय। पश्चिम बंगाल मानुषेर जॉय। इस बार जोर से छाप, कमल छाप। लेकिन ममता बनर्जी भी कह रही हैं, खेलबो, लड़बो, जीतबो। इन्हीं डायलॉग्स और स्लोगन से ही आक्रामक राजनीति के तेवर दिख रहे हैं, जिससे बंगाल की चुनावी टक्कर और भी दिलचस्प हो गई है। पुरुलिया से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तक चर्चा ये थी कि बंगाल में खेला होबे की परिवर्तन, लेकिन अब चर्चा ये होगी कि खेला होबे की विकास। और अब देखना है कि यहां से जो खबर की पूरी पिक्चर हमें संकेत दे रही है, इशारा किस ओर है। क्योंकि प्रधानमंत्री आज पुरुलिया में थे, जहां पर इस रैली को संबोधित करके उन्होंने इस नारे के साथ इस तरह का खेला किया। लेकिन खबर की पूरी पिक्चर हम आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री ने जब विकास होबे का नारा दिया तो उन्होंने 4 बड़े वादे किए। नल से जल पहुंचाने का वादा, एकलव्य स्कूलों को खोलने का वादा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी और एग्रो इंडस्ट्रीज खोलना ताकि पलायन रुक सके। इनमें भी सूखा प्रभावित पुरुलिया के लिए नल से जल का वादा महत्वपूर्ण है। पुरुलिया में जल संकट को सुलझाने के लिए 2013 में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की मदद से पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। लेकिन 8 साल में ये प्रोजेक्ट चींटी की रफ्तार से चले, जिस पर खुद दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिव्यू मीटिंग में नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद पुरुलिया प्रशासन ने जनवरी में नए वाटर प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव बंगाल सरकार को भेजे। पुरुलिया में 47% इलाका सूखाग्रस्त है। पुरुलिया में 50% से कम इलाका खेती के लिए इस्तेमाल होता है। गर्मी के दिनों में तापमान 47-48 डिग्री तक चला जाता है। सिर्फ भूमिगत जल पर निर्भर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हालात होते हैं। पुरुलिया में जल संकट इतना गहरा है कि लोक गीतों में उसे जगह मिलती है। ऐसे में पीएम मोदी ने जनमानस को प्रभावित करने की कोशिश की है। कोलकाता से 300 किलोमीटर दूर अयोध्या पहाड़ियों और झारखंड के घने जंगलों के बीच बसा पुरुलिया
आदिवासी बहुल है। बंगाल में दूसरे नंबर पर एसटी आबादी इसी जिले में है। 2016 में टीएमसी ने पुरुलिया जिले की 9 में से 7 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन 2018 के पंचायत चुनाव में 1943 में से 645 सीटें बीजेपी को मिली थी। 2019 में लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी। पुरुलिया में पीएम के तेवरों के पीछे ये पूरा समीकरण भी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और चीज सामने आई, वो ये कि जो अगली सूची है यहां पर उम्मीदवारों की, उसके नामों का ऐलान हुआ, जिसमें मुकुल रॉय और उनके बेटे भी शामिल हैं। मुकुल रॉय एक समय पर ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे, लेकिन 2001 के बाद वो कभी भी चुनाव मैदान में नहीं उतरे। चुनाव मैदान में नहीं उतरे यानी कि 20 साल बाद वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ये दांव किस हद तक चल सकता है ये देखना होगा। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा पार्टी में शामिल किया है। घर घर में जाना जाता है ये चेहरा। किस तरीके से बीजेपी की चुनावी सीरियल में एक नया चेहरा आया है, देखिए। अरुण गोविल को कौन नहीं जानता। उन्हें देखते ही कितने लोगों के मन में भक्ति की घंटियां बज जाती होंगी। सीताराम चरित अति पावन। और रामानंद सागर का वो लोकप्रिय रामायण सीरियल तुरंत याद आता होगा, जिसमें अरुण गोविल भगवान राम बने थे। रामायण सीरियल के भगवान राम अब बीजेपी के हो गए हैं। बंगाल चुनाव में राम नाम की गूंज है, तो बीजेपी ने अरुण गोविल को पार्टी में शामिल करने की अच्छी टाइमिंग सेट की है। अरुण गोविल बातें भी वही कर रहे हैं। प्यास बुझत न बुझाए। मैं देश के लिए जो अब करना चाहता हूँ, श्री राम का नाम लेकर जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कुछ लोगों को एलर्जी हो गई है, मुझे ठीक नहीं लगा वो बिल्कुल भी। बिकॉज एक ऐसा हमारे पास एक उदाहरण है जो हमें संस्कार देता है, हमें संस्कृति देता है, हमारे कर्तव्य हमें सिखाता है, हमें कैसा होना चाहिए वो हमें सिखाता है, और उससे हमें एलर्जी हो जाती है तो हम कहाँ क्या करेंगे। तो वो ट्रिगर पॉइंट है मेरा। ममता बनर्जी को तो बहुत ज्यादा एलर्जी है, राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षियों को एलर्जी है राम के नाम से, जय श्री राम से। तो वो मुझे नहीं ठीक लगा। तो मेरे आने का बेसिक कारण जो है वो ये है। और प्लेटफॉर्म बीजेपी का मैंने आपको बताया, बिकॉज बीजेपी जो जिस तरह से आज श्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, उनकी टीम ने काम किया है, उन्होंने परिभाषाएं बदल दी हैं, सरकारों की परिभाषाएं बदल गई, राजनेताओं की परिभाषाएं बदल दी उन्होंने। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अरुण गोविल को मैं चुनाव प्रचार करते हुए देखूंगा, बंगाल, आसाम। मुझे नहीं पता, मैं भविष्य के बारे में, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ बिल्कुल भी। अरुण गोविल बंगाल में प्रचार करेंगे या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी ने बंगाल चुनाव के बीच एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है। अब बीजेपी के पास सीरियल वाले राम भी हैं। सीता बनी दीपिका तो पहले ही सांसद रह चुकी हैं। रावण बने अरविंद त्रिवेदी भी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। परंतु यदि पांडवों के लिए शांति मिले तो मुझे अपना अपमान स्वीकार है। महाभारत सीरियल में कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज भी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, और महाभारत में ही द्रौपदी बनी रूपा गांगुली भी बंगाल में बीजेपी की बड़ी नेता है। यानी रामायण और महाभारत सीरियल के हर बड़े किरदार जो देश के घर घर तक जाने जाते हैं, वो सभी बीजेपी के सियासी रथ पर सवार हैं। मैं तब आया हूँ जब यहाँ से मुझे वापस जाने का न तो मौका मिलेगा, ना मेरे पास समय होगा। ठीक है। दूसरी बात, मैंने जैसा कहा, समय हर चीज़ का निर्धारित होता है। मेरा आज मन किया कि मुझे अब जाना चाहिए। जो मिस हो रहा था, कहीं मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में, मैं राजनीति करने यहाँ नहीं आया, मैं आपको सच बताता हूँ। बिल्कुल मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है, मैं यहाँ कुछ पाने नहीं आया, मुझे मटेरियल नहीं चाहिए, और राम जी ने दिया है मुझे मटेरियल जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, मेरी कोई इच्छाएं भी वैसी नहीं है। अरुण गोविल को शामिल करने के साथ साथ बीजेपी ने बंगाल चुनाव के 148 नाम और भी फाइनल कर दिए हैं, और इसमें पार्टी ने बंगाल में बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी के बड़े नेता मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तम से चुनाव लड़ेंगे। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय को भी टिकट मिल गया है। पार्टी के बड़े नेता राहुल सिन्हा हावड़ा से चुनाव लड़ेंगे। रानाघाट से लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार को टिकट मिला है। टीएमसी ने बीजेपी में आए एक्टर रुद्रनील घोष को टिकट दिया है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही टीएमसी छोड़ने वाले जितेंद्र तिवारी को भी टिकट मिला है। लोक गायक असीम सरकार, फुटबॉलर कल्याण चौबे को भी उम्मीदवार बनाया गया है। बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी को भी टिकट मिल गया है।
एक बात और साफ हो गई है कि बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे दिलीप घोष पर अटकलें खत्म हो गई हैं। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने खुद साफ कर दिया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन बीजेपी की इस लिस्ट के साथ ही एक बड़ी अजीब सी बात भी हुई है, क्योंकि चौरंगी से, कोलकाता के चौरंगी से जिस उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया, शिखा मित्रा, उन्होंने ही इस बात पर आपत्ति जता दी। हम आपको बताते हैं विस्तार से दरअसल क्या हुआ, क्योंकि बहुत एम्बैरेसिंग परिस्थिति हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। कैंडिडेट बीजेपी पर भड़क गई कि टिकट की लिस्ट में उनका नाम क्यों आया, और जब उन्होंने न तो टिकट मांगा था और न ही बीजेपी में शामिल है, उस कैंडिडेट ने कह दिया कि वो बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इनका नाम शिखा मित्रा है, बंगाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी है। शिखा का कहना है कि कुछ हफ्ते पहले शुभेंदु अधिकारी मिले थे उनसे और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने उसी समय कह दिया था कि वो पार्टी नहीं ज्वाइन करना चाहती है, तो चुनाव लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बीजेपी के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है, इस पर जवाब देते बनता नहीं है। टीएमसी से आए हुए लोगों को पहले ही कई टिकट जो बीजेपी ने दिए हैं उसकी वजह से अपने ही कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेलना पड़ा है। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति उस दुविधा को कुछ और ज्यादा बढ़ा देती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सीरियस विश्लेषण करेंगे इस बात का कि कोरोना वापस लौट आया है, और सीरियस इसीलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति को इसे सीरियसली लेना होगा ताकि इस दूसरी लहर को इस रूप में भी हर कोई हरा पाए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार, और अब हम कोरोना की बात करने जा रहे हैं। याद कीजिए 1 साल पहले का समय, किस तरीके से कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू किए थे, और आज से बस चंद ही दिनों बाद वो दिन भी आ गया था जिस दिन लॉकडाउन लगाया गया था। सबको लगा था कि चंद दिनों की बात है कि ये बीमारी चली जाएगी, लेकिन 1 साल होने को आया है और अभी तक इसके कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। हाँ, वैक्सीनेशन की शुरुआत जरूर हो गई है, और ये भी रिकॉर्ड समय में एक वैक्सीन का बनना मानवता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, लेकिन उसके बावजूद, उस वैक्सीन के लगने के बावजूद अभी तक वो दिन नहीं आया है कि कोरोना के केस पर किसी तरीके से अंकुश लग जाए। और ये जो दूसरी लहर है उसमें किस तरह की चुनौतियां हैं वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से प्रतिदिन ये मामले हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि उससे ही गंभीरता हम समझ सकते हैं। आज सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,871 नए मामले दर्ज किए गए। 100 दिन से ज्यादा दिनों में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लगातार 8वें दिन देश में कोरोना के मामले बढ़ने से एक्टिव मामलों की संख्या 2,52,364 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 172 मौतें हुई हैं, जिससे कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1,59,216 हो चुका है। बुधवार को पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में जो आंकड़े पेश किए गए उसमें बताया गया है कि सबसे चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 60% से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस अकेले महाराष्ट्र में है। कोरोना संक्रमण के चलते रोज हो रही मौतों में से 45% महाराष्ट्र से हैं। यहां बुधवार को एक दिन में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 84 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में भी महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार शाम तक बीते 24 घंटों में 536 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में फिलहाल 2,702 एक्टिव मामले हैं, जो 15 जनवरी के बाद सबसे अधिक हैं। यानी देश में कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बार फिर से देश में लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं, बल्कि कई शहरों और राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, धारा 144 जैसे कदम उठाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद समेत 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। पंजाब के लुधियाना, जालंधर समेत तकरीबन 10 शहरों में इस तरह की चीज दिखी है। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में, गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। इसके अलावा देश में दिल्ली से सटे यूपी के 2 जिलों गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन क्या सिर्फ नियम बना देने, कर्फ्यू लगा देने या धारा 144 लागू कर देने से कोरोना काबू में आएगा? सच ये है कि आम हो या खास, लोगों में अब कोरोना से जो डर है वो खत्म हो गया है। यही वजह है कि कोरोना वायरस सबसे बड़ी ताकत कोरोना वायरस की बन गई है, यही मन से डर खत्म हो जाना।
इनसे मिलिए, ये है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वो मध्य प्रदेश, यहाँ भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टाइट हैं, लेकिन सिर्फ आम लोगों के लिए, गृह मंत्री के लिए नहीं, क्योंकि नेता तो नियम बनाते हैं, पालन थोड़ी ही करते हैं। सरकार जागरण कर सकती है। कर्फ्यू लगाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि जैसे हम लापरवाह हो गए हैं इस मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, लापरवाह न हैं, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरियां बना के रखें, खांसने छींकने जैसी अगर किसी को शिकायत है तो उससे एक दूरी रखें। कर्फ्यू के पीछे भी उद्देश्य ये है कि जो लापरवाही आ गई अभी वैक्सीन आने के बाद से, वो ना आए। ये कोरोना वापस आ रहा है, इसके लिए अलर्ट किया है, अलर्ट मोड पे लाने की कोशिश है। मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अब गुजरात के सूरत की ये तस्वीर भी देख लीजिए। मंच सजा है, लोग जमा है और गुजरात प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। नेताजी को तराजू पर तोला जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, ढोल बजाए जा रहे हैं। ये 16 मार्च का सीन है, जिसके अगले ही दिन यानी 17 मार्च को सूरत में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि सूरत में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जो लोग गुजरात बाहर से सूरत में आते हैं उनको सभी जो एंट्री पॉइंट्स है, या तो टोल नाका है जो 6 या 7 जगह पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, या एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन पे वहाँ पे टेस्टिंग कराना है। और जाहिरनामा हम लोगों ने इस तरह से किया है कि जो लोग नेगेटिव भी आते हैं उनको भी 7 दिन तक घर में होम क्वारंटाइन रहना है। और अगर उसके बाद अगर उनको कुछ लक्षण आएंगे तो उनको तुरंत टेस्टिंग करवाना है। जब नेता बड़ी बड़ी बातें और छोटी छोटी हरकतें करते हैं तो जनता पूछती है कि क्या सारे नियम उन्हीं के लिए हैं, नेताजी के लिए नहीं। नेता कोरोना से बचने की जिम्मेदारी जनता के कंधों पर डालकर चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। जनता को कोरोना से बचने के गुर सिखाकर रैलियों में भीड़ जुटाते हैं, मास्क और सैनिटाइजर का महत्व समझाते हैं, लेकिन वोटों के महत्व को भी समझते हैं। तब उन्हें न जनता के चेहरों पर मास्क की फिक्र सताती है, न सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की याद आती है और न कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रहता है। ये जनता पहले के चुनाव में भी देख चुकी है और अब होने जा रहे चुनाव में भी देख रही है। लेकिन जनता की ये सहूलियत सिर्फ चुनावी राज्यों में मिलती है। जहाँ चुनाव है वहाँ ढिलाई हो सकती है, लेकिन जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कड़ाई जरूरी है, वरना कोरोना को फैलते देर नहीं लगती। कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। तो फैसला आपका है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कोरोना से बचने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। बाकी तस्वीरें आपके सामने हैं और आप खुद समझदार हैं। आज तक ब्यूरो। ऐसे समय में राज्यों में चुनाव होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है और कोरोना नियमों का उल्लंघन बहुत दिखता है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत सीरियस बात यह है कि वैक्सीन, जिसे बिल्कुल सहेज कर, सोने चांदी हीरे से ज्यादा अनमोल समझकर, क्योंकि वो जिंदगी की डोज है, वो जरूरी होती है, उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है और वेस्टेज हो रहा है वो हम आपको समझाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अब तक राज्यों को 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई हो चुकी है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं। इनमें से करीब 10 लाख डोज अब तक बर्बाद हो चुकी है। वैक्सीन की बर्बादी में सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब लोग कोरोना वैक्सीन के लिए नामांकन तो करवाते हैं लेकिन वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचते। ऐसे में कोल्ड चेन स्टोर से स्वास्थ्य केंद्र पर भेजी जाने वाली वैक्सीन खराब हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वैक्सीन की एक शीशी खुलने के बाद 10 लोगों को डोज दी जा सकती है। वैक्सीन की शीशियां खोले जाने के बाद सिर्फ 4 घंटे तक असरदार होती हैं। हर स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना उतनी ही वैक्सीन पहुंचती है
जितने लोगों ने उस दिन रजिस्ट्रेशन करवाया होता है। लेकिन जब लोग वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचते तो वैक्सीन बर्बाद हो जाती है। जानकारी के अनुसार देश में वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के बाद सेंटर पर पहुंचने वाले लोगों की दर 55% ही है, जो वैक्सीन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। देश में अभी वैक्सीन के बर्बाद होने की राष्ट्रीय दर 6.5% है। सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी तेलंगाना राज्य में हो रही है, जहां 17.6% वैक्सीन बर्बाद हो गई है। दूसरे नंबर पर उसका पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां कुल वैक्सीन के 11.6% डोज तय समय पर लोगों को नहीं लग पाई। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां 9.4% वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में करीब 6.5% की बर्बादी के साथ चौथे और पांचवें नंबर पर है। देश में बर्बाद हुई वैक्सीन में 44% से भी ज्यादा इन 5 राज्यों में हुई है। वैक्सीन की इस बर्बादी पर आज तक की टीमों ने कई राज्यों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। कोरोना केसों में तेजी, वैक्सीन सेंटरों पर लाइनें और अब वैक्सीन की बर्बादी। समस्या गंभीर है। एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है, हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। वैक्सीन की बर्बादी को मॉनिटर करने के लिए आज तक की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, जो वैक्सीन बर्बादी की लिस्ट में नंबर 3 पर है। ऐसा क्यों है, ये हमें लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर पता चला। हम राजधानी लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां पर ये वैक्सीन चल रहा है। यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। वॉयल है, हम जो नर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे पास जो वायल आया है वो 5 ml का है, जिसमें 10 डोज बनती हैं। मतलब 10 पर्सन को हम लगा सकते हैं। 0.5 ml का एक डोज होता है। ये 5 ml का वॉयल है, कोवैक्सीन वॉयल है। ये कितना फीसदी अगर आप बात करें तो कितना खराब होता होगा? वेस्टेज नहीं, हाँ, एक दो अगर नहीं कोई आया तब वेस्ट हो जाता है, वरना वेस्ट नहीं होता है। वैक्सीन वेस्टेज की कई वजहें हैं, जिनमें से एक वजह ये भी है कि लोग वैक्सीन लगवाने से अभी भी हिचक रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जो वैक्सीन बर्बादी के मामले में 5वें नंबर का राज्य है। आज तक की टीम श्रीनगर के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंची और वैक्सीन वेस्टेज की वजह समझने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में लगातार वैक्सीनेशंस हो रहे हैं। लगभग 5 लाख वैक्सीन्स अब तक दिए गए हैं और लगातार हर दिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। लेकिन इस प्रोग्राम के ऊपर वैक्सीन वेस्टेज का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके ऊपर चिंता जताई है और यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ केयर ऑफिशियल्स है वो इस चीज को देख रहे हैं। पीएम मोदी के चिंता जताने के बाद देश भर में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की बर्बादी को कम से कम करने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। गुजरात में ऐसे कई सेंटर बनाए गए हैं, जहां एक दिन में 2500 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है। कोरोना से जो बढ़ता हुआ खतरा है उससे सबको मिलकर निपटना होगा। आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं तो उसमें वाकई एक ऐसा खतरा है जिसे हमें समझना होगा, क्योंकि दूसरी लहर किसी भी बीमारी की और ज्यादा चुनौतियां लेकर आती है। अभी के लिए खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। यूपी के जालौन में 109 साल की महिला को कोरोना का टीका लगाया गया है। वो कोरोना का टीका लगवाने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला है, लेकिन खबर नहीं है। खबर क्या है वो हम आपको समझाते हैं। जब उन्हें टीकाकरण के बाद लाया गया तो अति उत्साह कहिए या क्रेडिट लूटने की होड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूट गए। स्थानीय बीजेपी विधायक, जिले के आला अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मियों ने राम दुल्हैया का स्वागत फूल माला और शॉल उड़ाकर किया। वहां खड़े कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखे थे। बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए सबका प्रयास जरूरी है, लेकिन 2 गज की दूरी के नियम को भूलना बड़ी भूल साबित हो सकती है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।